तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, डुअल नेचर ऑफ लाइट है। मतलब लाइट के जो है दोनों टाइप के बिहेवियर हैं। लाइट के दो टाइप के बिहेवियर कौन से, एक पार्टिकल टाइप का नेचर है और एक वेव टाइप का नेचर है। पार्टिकल टाइप का नेचर है और वेव टाइप का नेचर है। तो वेव टाइप के नेचर का जो प्रूफ है वो हमारा इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन है, ये सारी चीजें हैं। जहाँ पे मैक्सिमा, मिनिमा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये सारा था, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं कि वेव नेचर एग्जिस्ट करता है, इस चीज को सपोर्ट करता है। YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डाइफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट, फ्रेजनेल डाइफ्रैक्शन, फ्रानहोफर डाइफ्रैक्शन। और पार्टिकल टाइप के नेचर को सपोर्ट करने वाले जो हैं वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेनेशंस थे जो कि हम वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो उस एक्सप्लेनेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई और उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया गया अगर हम इसको पार्टिकल टाइप का ट्रीट करते हैं तब। अब क्या वो एरर थे और क्या प्रॉब्लम थी वो हम लोग इसी डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। तो लाइट के जो है पार्टिकल नेचर को हम डिस्कस करते हैं। तो जो लाइट का पार्टिकल होता है, लाइट के पार्टिकल को, एक पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटॉन। लाइट का पार्टिकल जो है वो होता है फोटॉन, और उस एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। फोटॉन की जो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। एच जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी, E हैज द एनर्जी। तो इस फोटॉन की जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन, वो जीरो होता है। रेस्ट मास का मतलब ऐसा समझ लो लेमैन लैंग्वेज में कि अगर मान लो लाइट किसी सोर्स से चल रही है तो उसमें फोटॉन्स हैं। अगर मान लो हम ये सोचें कि फोटॉन को रोकते हैं और रोक के जो है उसको वे करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही उसको रोकेंगे वैसे वो डिसअपियर हो जाएगा। तो रेस्ट मास एनर्जी उसकी जीरो है। तो इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास से हम ये देख सकते हैं, अच्छा ये जो फोटॉन है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, इसकी स्पीड जो होती है c होती है। तो इसकी एनर्जी, आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी इक्वलेंस वाला रिलेशन है वहां से अगर हम इसको इक्वेट करते हैं, E इज इक्वल टू mc², और फोटॉन की एनर्जी है h, और c इज इक्वल टू, जो c होती है c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, v इज इक्वल टू f इंटू वेवलेंथ। इस इक्वेशन को अगर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। तो यहाँ से जो इस इक्वेशन को यूज करके जो मास आएगा उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मास, m इज इक्वल टू h बाई लैम्डा इंटू सी। तो ये हो जाएगा उसका इफेक्टिव मास। तो उसके मोशन की वजह से जो मास है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव मास। और एक हम जो ऐसे पार्टिकल का, जैसे मान लो कोई बॉटल है उसका हम उसको वे करते हैं, वो 1 kg का है, तो वो उसका रेस्ट मास हो जाएगा। तो रेस्ट मास फोटॉन का जीरो है। फोटॉन का एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक वो मूविंग कंडीशन में है। तो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, उसकी एनर्जी इतनी होती है, और उसका इफेक्टिव मास होता है h बाई लैम्डा सी। उस फोटॉन का मोमेंटम क्या होता है, फोटॉन का जो मोमेंटम होता है m मास इंटू उसकी वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा h बाई लैम्डा इज द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। तो ये एक एनर्जी का पैकेट है, फोटॉन इज एनर्जी पैकेट। तो लाइट, जैसे अब लाइट का कोई सोर्स है, ये मान लिया हमने कि लाइट का कोई सोर्स है, लाइट बल्ब है। ये लाइट बल्ब जो है एनर्जी रेडिएट कर रहा है हर डायरेक्शन में। लाइट का पावर जो है वो मान लिया 100 वाट है, 100 वाट इसका पावर है। तो 100 वाट पावर का मतलब क्या हुआ कि ये 100 जूल एनर्जी दे रहा है 1 सेकेंड में। हर सेकेंड ये इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, तो ये क्या कर रहा होगा, लाइट के पार्टिकल से रेडिएट कर रहा होगा, मतलब कई सारे फोटॉन्स रेडिएट कर रहा होगा। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर हमें फाइंड करना है तो इसमें कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स ये पर सेकेंड एमिट कर रहा है, जिसको हम बोल देते हैं n। n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द सोर्स इन 1 सेकेंड। तो n फोटॉन्स वो हर सेकेंड एमिट कर रहा है, और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है, h इंटू न्यू। तो इतनी एनर्जी क्या है, एनर्जी रेडिएटेड इन 1 सेकेंड। तो एनर्जी रेडिएटेड इन 1 सेकेंड, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, यही क्या है, पावर। पावर इज इक्वल टू एन एच इंटू न्यू। यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 1 सेकेंड और पर सेकेंड।
1 सेकंड में 10 फोटॉन अगर एमिट कर रहा है, हर सेकंड वो 10-10 फोटॉन एमिट करता हुआ जा रहा है, तो ये हो जाएगा कैपिटल एन। कैपिटल एन, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी, और ये है सोर्स का पावर। तो पहला तो हमें पावर और नंबर ऑफ फोटॉन में रिलेशन आना चाहिए। अब इसके बाद कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जो नंबर ऑफ फोटॉन्स केवल कैलकुलेट करने के लिए पूछता है। जैसे मान लो ये दिया हुआ है कि ये कोई बल्ब है, इस बल्ब का जो पावर है वो है 100 वाट, और इसकी जो वेवलेंथ है वो कुछ 3000 एंगस्ट्रॉम है, 3000 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय दिस सोर्स इन 1 सेकेंड। तो क्या जानते हैं हम, पावर जानते हैं। पावर इज इक्वल टू 100 वाट की ये एनर्जी दे रहा है, तो P इज इक्वल टू हम ऐसे लिख लेंगे एन, एच न्यू को लिख लेंगे C बाई लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ गिवन है। अब एक बार इस मॉडर्न फिजिक्स के सारे कैलकुलेशन में बहुत जगह हमारे जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो बार बार आएंगे, तो उनकी एक कंबाइंड वैल्यू हम लेते हैं, वो होती है एच सी इज इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसको ले लेंगे 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो ये है इसकी कंबाइंड वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर इसको हम यूज करते हैं तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के पास आती है अगर वो 1 वोल्ट से एक्सेलरेट होता है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया, ऐसे कोई कोई कैपेसिटर की प्लेट है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं तो इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होकर यहाँ से प्लेट पे किसी एनर्जी से टकराएगा, वो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच जूल, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज इंटू 1 वोल्ट, तो इतने ही जो है वो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल का कन्वर्जन है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में है। तो मान लो यहाँ पे अब कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, तो पावर पुट कर देंगे, पावर इज इक्वल टू 100 वाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स अननोन है, एच सी की वैल्यू 12,400 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में पुट करना है, तो ये हमारा आ जाएगा कुछ 4.1, या फिर यहाँ पे जाएं तो 12 पॉइंट, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 140, 140 इतने जो है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको जो है जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये फर्दर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे n इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 124 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशन जो है इसको याद होना चाहिए कि पावर और नंबर ऑफ फोटॉन में क्या रिलेशन है। दूसरा एक टर्म है वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है कि इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, इज इक्वल टू पावर पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। परपेंडिकुलर एरिया पे कितना एनर्जी पर सेकंड फॉल हो रहा है, तो हम इसका मान सकते हैं कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी की यूनिट हमेशा क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी वाट, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया, जैसे मान लो कि ये कोई एरिया है और यहाँ पे तुमने टॉर्च जला दिया, तो यहाँ पे अगर टॉर्च जलता है तो यहाँ से इतनी जो है एनर्जी, यहाँ पे लाइट, जो लाइट यहाँ से एनर्जी रेडिएट कर रहा है रेडियली। अब इस एरिया को अगर हम शिफ्ट करके रख दे रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, सोर्स से दूर चला गया, तो सोर्स से अगर ये एरिया दूर हुआ तो क्या डिक्रीज हुआ इसकी, क्या इस सोर्स का पावर चेंज हुआ, नहीं, पावर तो सेम है, बट जो इसके एरिया प्लेस्ड है इस एनर्जी के वो डिक्रीज हो गई, तो अब इस पे कम एनर्जी फॉल हो रही है पर सेकेंड। तो अगर सोर्स से दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, अगर डिस्टेंस इंक्रीज करती है सोर्स से तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करती है, इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो अब इंटेंसिटी को अगर हम रिलेट करते हैं तो ये पावर हो जाएगा एन एच न्यू डिवाइडेड बाई एरिया, चाहो तो न्यू को कन्वर्ट कर सकते हो, वो एन एच सी बाई लैम्डा इंटू ए।
तो ये हो गई। तो अब ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले कि पावर क्या है, इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन क्या है, छोटे मोटे कैलकुलेशंस नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे फाइंड करेंगे उसके रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि अब लाइट हो गई, लाइट का पार्टिकल हो गया जिसको बोलते हैं फोटोन, एनर्जी का पैकेट है, उसकी एनर्जी क्या है, वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है, इफेक्टिव मास क्या है, ये सारा कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ऐसा जो है ऑब्जर्व हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द spontaneous emission of electron. Photoelectric effect is the spontaneous emission of electron when a light of suitable frequency, light of suitable frequency, और उस suitable frequency को बोलते हैं threshold frequency, कि spontaneous emission of light, spontaneous emission of electron when a light of suitable frequency is incident on any metallic surface. तो खास बात क्या है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्लास्टिक के ऊपर अगर कोई लाइट फॉल होगी तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो किसी मेटल पे अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, और उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पे आ सकता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है और फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो सुटेबल होनी चाहिए, मतलब किसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर वेवलेंथ के टर्म्स में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा। मतलब अगर वेवलेंथ के टर्म्स में देखेंगे तो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए। यहाँ पे गलत कर देते हो कई बार कि वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। तो light of suitable frequency incident on a metallic surface, then spontaneous emission of electron take place. This electron is called photoelectron. और वो frequency है threshold frequency, वो wavelength है threshold wavelength। light की frequency threshold से ज्यादा होनी चाहिए, wavelength threshold से कम होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव, अब हम डिस्कस करते हैं कि वेव नेचर से ये क्यों एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो पहली चीज तो थी, देखो अभी ये जो है हम लोग कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो सारा फार्मूला हम लोग लिख लेंगे। तो पहले कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, उसके बाद न्यूमेरिकल वाले फार्मूले लिख लेंगे, फिर इसके कुछ ग्राफ आते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, तो वो कर लेंगे, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा डिस्कशन। तो पहले तो प्रॉब्लम्स क्या थी वेव से, वेव से दो तीन टाइप की प्रॉब्लम थी। पहली थी फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, हम इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, दूसरी थी इंटेंसिटी प्रॉब्लम, और तीसरा था टाइम लैग प्रॉब्लम, टाइम लैग प्रॉब्लम। ये तीन टाइप की प्रॉब्लम थी। अब टाइम लैग प्रॉब्लम और फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, इंटेंसिटी प्रॉब्लम क्या हुई कि वेव नेचर के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है, कोई भी लाइट का सोर्स वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करता है, कंटिन्यूअस एनर्जी एमिट करना चाहिए। जैसे मान लिया कि कोई बल्ब है और ये बल्ब, वेव नेचर जो है ये बोलता है कि ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, मान लिया कि इसका पावर है 10 वाट, मतलब ये हर सेकंड में क्या कर रहा है, 10 जूल एनर्जी इन 1 सेकंड एमिट कर रहा है। तो ऐसा देखा गया, सपोज करो कि ये कोई मेटल है और उस मेटल में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी क्यों लग रही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कंट्रोल में है, तो न्यूक्लियस के कंट्रोल से फ्री कराने के लिए उसमें कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक सरफेस से रिमूव करने के लिए, वो हो जाएगा वर्क फंक्शन। तो अब मान लिया कि यहाँ पे हम समझने के लिए ले लेते हैं कि इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो वर्क फंक्शन है 40 जूल, 40 जूल, ठीक है। तो 40 जूल में होना ये चाहिए था कि अगर इस बल्ब से यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, इस बल्ब से लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो हमें क्या होना चाहिए, हम मानते हैं कि अगर वेव टाइप का सोर्स है तो कंटिन्यूअस ये एनर्जी इसके ऊपर गिरा रहा है। तो एनर्जी अगर कंटिन्यूअस गिर रहा है तो पहले सेकंड में 10 जूल गिरा, अगले सेकंड में 20 जूल, 30 जूल, 40 जूल, मतलब 4 सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन को एमिशन होना चाहिए था, मतलब टाइम लैग होना चाहिए था। कि अगर हम कंटिन्यूअस सोर्स मानते तो कुछ ना कुछ टाइम लैग होना चाहिए। अगर मान लो बहुत ज्यादा होना चाहिए था एनर्जी,
बहुत ज्यादा एनर्जी होती, 40 जूल, 50 जूल, 60 जूल, तो भी क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ टाइम लैग तो होना ही चाहिए था। बहुत कम, मान लो कि 50 जूल पर सेकेंड अगर ये देता, तो हाफ सेकेंड या उससे कुछ कम टाइम में कुछ ना कुछ टाइम लैग होना चाहिए था। बट ये फेनोमेना ऑब्जर्व हुआ कि ये हमेशा होता है स्पॉन्टेनियस, या तो स्पॉन्टेनियस होगा या तो नहीं होगा, दो ही चीज है। तो ये हो गई टाइम लैग प्रॉब्लम। मतलब कंटिन्यूअस सोर्स जो है एज्यूम करना, जो वेव का नेचर था वो चीज, उसके बेसिस पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। कि भाई कोई डिम लाइट अगर हम ला के यहाँ पे रखते हैं जो कि 10 जूल की एनर्जी दे रहा है, तो उसको जो है 4 सेकंड में दिखाना चाहिए था। और अगर कोई हाई लाइट का सोर्स रखते हैं, 20 जूल वाले को रखते हैं, तो उसको 2 सेकंड में फोटो इलेक्ट्रिक शो करना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में हुआ ऐसे कि अगर हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करते हैं, तो दोनों ही क्या करते हैं, एक ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं। दोनों जो है एक ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं। तो इस तरीके से तो भाई टाइम लैग हुआ नहीं, टाइम लैग प्रॉब्लम का वेव से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। चलो ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब उसके बाद फिर बात है कि फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे मान लिया कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अब हमने दो टाइप के सोर्स ले लिए, एक 100 हर्ट्ज का जो है 10 वाट का सोर्स ले लिया, और एक 100 हर्ट्ज का जो है 20 वाट का सोर्स ले लिया। तो मतलब क्या है कि अगर ऐसा होना चाहिए कि अगर ये इंसिडेंट होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है, बट ये ज्यादा एनर्जी दे रहा है, ये पर सेकंड कम एनर्जी दे रहा है। तो पर सेकंड कम एनर्जी दे रहा है तो उसके वजह से क्या होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होना चाहिए था। तो चलो ठीक है, ये दोनों ही हमने इंसिडेंट कराए, तो दोनों की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जैसे मान लो थ्रेशोल्ड है 100 हर्ट्ज, ध्यान से सुनोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि मान लो हमने 50 हर्ट्ज का सोर्स ले लिया और 50 हर्ट्ज के सोर्स का 100 वाट ले लिया। अब ये जो एनर्जी है हम इस मेटेलिक सरफेस पे गिराते जा रहे हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको दिन भर मिला ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि भाई अगर फोटो 40 जूल एनर्जी उसको चाहिए, मैं 40 जूल धीरे धीरे दे रहा हूँ, ठीक है, मान लो कि 100 रुपए का उधार है, कंटिन्यूअसली कोई एक एक रुपए दे रहा है, तो किसी न किसी दिन तो वो उधार चुकता हो जाना चाहिए। उसी टाइप की सिचुएशन है कि अगर 50 जूल का भी हम सोर्स लेते हैं तो उसका पावर बहुत ज्यादा ले लेंगे, और कुछ ना कुछ तो भाई एनर्जी दे ही रहा है, हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज नहीं कल मिलना चाहिए, बट वो भी कभी ऑब्जर्व नहीं हुआ। दिन रात तक जो है इसके ऊपर डाला गया और कोई फोटो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। तो वेव नेचर से ये फ्रीक्वेंसी वाली प्रॉब्लम भी नहीं एक्सप्लेन हो पा रही थी कि भाई कम कम फ्रीक्वेंसी वाला एमिट करता ही नहीं है, वही एमिट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, टाइम लैग नहीं होता है। अब प्रॉब्लम आई इंटेंसिटी वाली। इंटेंसिटी वाली प्रॉब्लम क्या आई कि इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है हमारे केस में, यहाँ पे देखो इंटेंसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा देंगे। मतलब कि 100 वाट, 100 हर्ट्ज का सोर्स है, इसके दो सोर्स है, 100 वाट और 220 वाट, सॉरी 10 वाट और 20 वाट। तो किसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे, जिसमें ज्यादा एनर्जी आ रही है, तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। अब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे तो इसका कहने का मतलब था कि अगर 20 वाट का सोर्स से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें मिल रहा है, ज्यादा एनर्जी डाल रहे हैं, तो हमें ज्यादा यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमें ऑब्जर्व होना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ कि अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्स को ले रहे हैं तो हर फोटो इलेक्ट्रॉन जो है उस फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रह रही है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन को एक बार हमने 20 वाट का डाला, एक बार 10 वाट का डाला, तो इन दोनों ही केस में ज्यादा एनर्जी जो दे रहे हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन उतने ही एनर्जी से निकल रहा है चाहे हम फ्रीक्वेंसी जब तक कांस्टेंट रखते हैं। आई बात समझ में, कि फ्रीक्वेंसी को वैरी कराने से भी, सॉरी, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट रखते हैं, इंटेंसिटी को वैरी कराते हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती है। तो ये सब जो था एक्सप्लेनेशन जो वेव के थ्रू नहीं हो पा रहा था, कि कम फ्रीक्वेंसी वाली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखा रहे थे, कुछ टाइम लैग मिल रहा था, और अगर हम पावर बढ़ा भी रहे थे तो वो पावर बढ़ाने से जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही थी। तो इसके लिए फिर एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया गया कि लाइट में होते हैं फोटॉन, लाइट में जो है होते हैं फोटॉन, और अगर वो फोटॉन कैपेबल है, कैपेबल का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो वो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, 1 to 1 कोलिजन होगा, इमीडिएटली वो अपनी एनर्जी दे देगा और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा।
अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा देंगे तो भी क्या होगा, अगर हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाया बट अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एक पैकेट की एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी और वो जाएगा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, तो वो जो है उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, वो हम नहीं बढ़ा सकते। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ जाएंगे तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो अभी 20 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 30 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे बट हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहेगी कांस्टेंट। आई बात भी समझ में, पॉइंट समझ में आया? सर जो सेकंड क्या 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 बोल रहे हो? किस रिपीट कौन सा लास्ट पॉइंट? हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। बट अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं तो फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट होगी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कांस्टेंट रहेगी। अगर फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हुए हम केवल इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो वो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन, एक फोटॉन की वो कांस्टेंट रहेगी। समझ पाए? काइनेटिक एनर्जी की फोटॉन एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो सीधे सीधे रिलेट कर सकते हो, समरी ये हो जाएगी कि फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी डिसाइड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इंटेंसिटी डिसाइड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसा होता है कि ये जो है एक ट्यूब है, एक इस ट्यूब में क्या है कि ये फोटो सेंसिटिव मेटल है और ये जो है एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ से जो है लाइट इंसिडेंट होती है, ये लाइट हम मान लेते हैं कि वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये जो है फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है और यहाँ से जो है हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। ये बैटरी जो है ऐसे नेगेटिव है और ऐसे पॉजिटिव है और ये वेरिएबल है और यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये वेरिएबल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक अमीटर कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो है एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं जो कि वोल्टेज को मेजर करता है। तो जैसे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक हुआ, मान लिया पहली चीज है कि वोल्टेज जो है जीरो है, यहाँ पे वोल्टेज जीरो है, ये वेरिएबल है, एरो दिखा रहा है कि ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल है, मान लो इसकी वोल्टेज जीरो है। जब वोल्टेज जीरो है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स, क्या इसमें हमें कुछ करंट मिलेगी या नहीं मिलेगी? इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, मान लिया कि यहाँ से जो है टेन फोटॉन्स पहुंच आ रहे हैं और वो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। वो 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या सारे जो है, और हर फोटॉन के पास कितनी एनर्जी थी, हर फोटॉन के पास 40 जूल एनर्जी थी। तो ये 10 फोटॉन्स है और हर फोटॉन के पास 40 जूल एनर्जी है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो मेटल में है, मान लिया कि उसका वर्क फंक्शन जो है 20 जूल है। तो वर्क फंक्शन 20 जूल है, तो जो 40 जूल इंसिडेंट हुआ उस 40, देखो ध्यान से समझोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। 40 जूल फोटॉन की एनर्जी है, पैकेट में 40 जूल एनर्जी है, ये 20 जूल जो है खा जाएगा किधर, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो जो बचा हुआ 20 जूल है वो कहाँ जाएगा, बची हुई 20 जूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाएगा। अब जो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, क्या सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? नहीं। क्यों सेम नहीं होगी? इसलिए सेम नहीं होगी क्योंकि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक बल्क के अंदर में सिचुएटेड है, इसको 40 जूल एनर्जी मिली, तो ये तो तुरंत जोश में आ गया 20 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ। लेकिन जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते 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 बाहर आते आते वो एनर्जी लूज कर देगा। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगी, कितने के कितने बीच में, जीरो से लेके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक। तो जो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होती है, वैरिंग बिटवीन 0 टू
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो है कि जो हमने एच न्यू डाला एक फोटोन की एनर्जी में से, वर्क फंक्शन खर्च हो गया, जो बचा वो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो कि यहाँ से कुछ कुछ जो है आलसी इलेक्ट्रॉन है, कुछ जो है एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से जो है मान लो निकल गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकले, 10 में से जो है 5 आलसी इलेक्ट्रॉन्स है और 5 एनर्जेटिक हैं। तो जो एनर्जेटिक वाले हैं वो तो मूव कर करके अपने आप जो है यहाँ पे पहुंच जाएंगे। जब वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते करते यहाँ पहुंच गए तो ये नेगेटिव हो गया। तो फिर ये पॉजिटिव के तरफ फिर से मूव करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमते हुए ये पॉजिटिव की तरफ आके बैठ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, इस सर्किट में एक करंट ऑब्जर्व होगी इररेस्पेक्टिव ऑफ जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट नंबर 1 कि जब हमने लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन्स निकले, वहां से जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट प्लेट तक चले गए, उनके जाने की वजह से हमें सर्किट में एक करंट मिली बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस से। हमने कोई बैटरी नहीं अप्लाई किया, कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा हो, तो बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के हमको करंट मिल गई। अब इसके बाद अगला स्टेप, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? पॉइंट नंबर ये 1 था। ये भी बता दिया एक पॉइंट ये भी कि काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए यही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या किया कि सर जो इलेक्ट्रॉन सारे एनर्जी वाले जो वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहुंच जाएंगे, कुछ आलसी जो है यहाँ पे रहेंगे। जो आलसी यहाँ पे रहेंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे। लेजी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे। एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे करंट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप दिमाग में सोचो, हमने पोटेंशियल को बढ़ा दिया। पोटेंशियल बढ़ा दिया मतलब क्या हो गया, इसका पॉजिटिव बढ़ गया। पॉजिटिव बढ़ गया तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना स्टार्ट करेगा तो जो आलसी, जो एनर्जी वाले थे वो तो अपने आप आ जा रहे थे, ठीक है। जो आलसी वाले थे उनको भी इसने पुल करना स्टार्ट कर दिया। तो जो पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, अभी ये खींचने की वजह से यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे। नंबर, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो उस प्लेट पे आ रहे थे वो बढ़ जाएगा, तो इस सर्किट में करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वोल्टेज बढ़ाया तो करंट इसमें बढ़ने लगी, इसमें जो है करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट इंक्रीज होता जा रहा है, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट इंक्रीज हो रहा है। क्या ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा? कि अगर हमने वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया फिर भी क्या करंट बढ़ती ही